बस तू ही तू पार्ट 8। देखो नंदिनी, मैं मानता हूँ मैंने गलती की। आई एम सो सॉरी। गलती मिस्टर कपूर, तलाक देना गलती नहीं होती। मुझे तो लगता है कि आपकी आदत हो चुकी है। देखिएगा कहीं ऐसा ना हो तीसरी शादी करे और उसे भी तलाक दे दे, फिर चौथी शादी करे, फिर तलाक, फिर पांचवी, फिर तलाक। आदत बड़ी गंदी चीज होती है मिस्टर कपूर। देखो नंदिनी, मैं मान रहा हूँ मैंने पूरी बातें जाने बगैर इतना बड़ा डिसीजन लिया, और ये तलाक पेपर इसमें मैंने अब तक साइन नहीं किया है। तो ये हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। हम दोनों को आपने अलग किया मिस्टर कपूर। आपको क्या लगता है इतना आसान होता है माफ़ करना? मेरे अंदर भी इमोशन है मिस्टर कपूर। आप कहो कि तलाक दे रहा हूँ, अलग हो जाओ, मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाएंगे और तुरंत आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे और मैं आपको माफ़ कर दूंगी। नंदिनी कार की डिग्गी को खोल कर अपना बैग बाहर लेने लगती है। कार्तिक उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, नंदिनी प्लीज समझने की कोशिश करो। अभी घर जाओगी तो पापा से क्या कहोगी अपने? नंदिनी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि सच में उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अपने पापा से क्या कहती। वो इतनी समझदार है कि जान सके कि एक बाप पर क्या बीतेगी जब उसकी बेटी उसे ये बताएगी कि अपना ससुराल छोड़ कर आई है। ये कहेगी कि उसने तलाक के पेपर साइन किया है। इस तरह नंदिनी को अपने सोच में डुबा देख फिर कार्तिक फिर से कहता है, और सोचो हनी बनी उन दोनों को कैसे समझाओगी? वो दोनों कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। घर पर अचानक से नंदिनी की आंखों के सामने हनी बनी का चेहरा आने लगता है। वो भले वो उसकी माँ ना हो, लेकिन उन दोनों बच्चों ने उसे बहुत प्यार दिया और इसीलिए नंदिनी को भी उन दोनों बच्चों से बहुत प्यार है। उसकी आंखें उन दोनों का नाम सुनते ही भर आई थी। उसने भरी हुई आंखों से कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक आगे बढ़कर उसके चेहरे को थामते हुए बोला, क्या तुम उन दोनों के साथ नहीं रहना चाहती? तुम उसके पापा के साथ नहीं रहना चाहती? मैंने नहीं कहा था ऐसा, बल्कि मैं तो रहना चाहती थी आपके साथ। शादी के पहले दिन ही मैंने आपसे कह दिया था कि मैं ये शादी निभाना चाहती हूँ। तो ठीक है ना, लेते हैं एक चांस, चलो अपने घर। क्यों? क्यों जाऊं एक ऐसे पति के साथ जो कम अकल है? नंदिनी, कार्तिक थोड़ा सा झल्लाते हुए बोला, क्या हाँ, आपको क्या लगता है डरती हूँ मैं आपसे? नहीं, चुप रहती हूँ क्योंकि आपसे लड़ना अच्छा नहीं लगता। आप कम बुद्धि नहीं हो क्या? आपको समझ में क्यों नहीं आया? अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का होता तो क्या मैं कहती कभी आपसे कि मैं रहना चाहती हूँ आपके साथ? अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का होता तो क्या आने देती आपको अपने करीब? अगर मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का होता तो क्या कहती आपसे कि मैं आपकी पत्नी हूँ? मेरे बोले हुए बातों का कोई वैल्यू है कि नहीं? क्या कुछ फ़ोटोग्राफ्स को देखकर आपने मुझे तलाक देने का फ़ैसला कर लिया? कार्तिक उस तलाक के पेपर को फाड़ते बोला, देखो फाड़ दिया मैंने इसे, अब तो सब ठीक है ना? नहीं मिस्टर कपूर, सब ठीक नहीं है। यहाँ पर तकलीफ हुई है मुझे। नंदिनी ने सीने पर हाथ रखकर दिल की तरफ पॉइंट किया। बहुत दर्द होता है, क्योंकि ये दर्द उसने दिया जो पहली नज़र में पसंद आया था। ये दर्द आपने दिया है मुझे मिस्टर कपूर, आपने, और इसीलिए नाउ आई हेट यू, आई रियली हेट यू। अब मैं हनी बनी के साथ रहूंगी, आपके साथ कभी नहीं। नंदिनी की आंखों से आंसू मोतियों की तरह एक एक करके लुढ़कते जा रहे थे। कार्तिक झट से अपनी पॉकेट से रुमाल निकालकर उसके आंसुओं को पोंछकर उसके कंधे को पकड़कर अपने करीब खींचकर अपने सीने से लगाते हुए बोला, ठीक है, तुम कह रही हो मुझे कम अकल, मैं मान लेता हूँ। अब सब खत्म कर देते हैं, फिर से नई शुरुआत करते हैं, जैसे पहले किया था। नंदिनी, जो कि कार्तिक के सीने से लगी रोए जा रही थी, अचानक से उसे अपने से दूर ढकेलते हुए बोली, मेरी माफ़ी इतनी जल्दी नहीं मिलती किसी को, वो कमाना पड़ता है। नंदिनी ने दरवाज़ा खोला और कार में जाकर बैठ गई, क्योंकि उसे पता था अगर अपने पापा के घर जाती भी तो उसके पापा सब बातें करके उसे वापस उसी घर में छोड़ आते। तो अपने पापा तक इस बात को ले जाने से अच्छा था कि अपने हिसाब से कार्तिक को सबक सिखाए। कार्तिक ने जैसे ही नंदिनी को गाड़ी में बैठे हुए देखा, वो कार की दूसरी तरफ आया और बैठ गया। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, ये सोचकर कि नंदिनी उसके साथ जा रही है। कार्तिक गाड़ी अपने घर की ओर ले लेता है। जब वो अपने घर पहुंचा तो देखा घर में सभी इन दोनों का इंतजार कर रहे थे। हनी बनी दौड़ते हुए जाकर नंदिनी से लिपट जाते हैं। नंदिनी ने भी बैठकर उन दोनों को अपने गले से लगा लिया। कार्तिक को सच में अपनी गलती पर अफसोस था। इतने प्यार से तो कभी रंभा ने उन दोनों को गले नहीं लगाया था जैसे वो बच्चों को संभाल रही थी। नंदिनी ने उन दोनों बच्चों को गले लगाया था। घर में सभी से मिलने के बाद नंदिनी दादी माँ के कमरे में चली जाती है। यहाँ कार्तिक अपने कमरे में आ गया था। अपने कमरे में आकर कार्तिक सोच रहा था कि नंदिनी को कैसे मनाए। तभी उसका फोन बजा। हेलो, हाँ बोलो, क्या सोचा है? कार्तिक, परसों हमारी हियरिंग है, तुमने नंदिनी को सब समझा दिया? सामने से आवाज़ आई। अचानक जैसे कार्तिक का माथा ठनका, उसे याद आया कि परसों उसके केस की हियरिंग थी। बच्चों की कस्टडी के लिए जो केस उसके और रंभा के बीच में चल रहा था, उसको लेकर अभी अदालत में डिस्कशन चालू था। कार्तिक नंदिनी को इन सब में नहीं लाना चाहता था, इसीलिए वो बोला, तू अपने हिसाब से सब सेटल कर लेना, नंदिनी को उसके बीच में लाना ज़रूरी है क्या? कार्तिक कपूर, इतना बड़ा नाम होकर भी क्या मेरे होते हुए मेरे बच्चों की कस्टडी के लिए मुझे उसके ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा? कार्तिक की आवाज़ में जो गुस्सा
था उससे उसका वो दोस्त जो वकील भी था बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहा था, देख कार्तिक, मैं ही नहीं लगभग हर कोई तेरे गुस्से को जानता है। तू कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है और यही तेरे खिलाफ जाएगा। तू चाहकर भी अपने आप को उनके वकील के सामने डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो तू क्या चाहता है, मैं दुम दबाकर बैठ जाऊँ? कार्तिक अपने गुस्से को कंट्रोल कर नंदिनी, अब तेरी बीवी है और अब हम केस में उसकी मदद ले सकते हैं। मैं कल तेरे घर आता हूँ और एक बार उससे बात करके इस केस को मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। चल ठीक है, कल तू आ जा, मैं नंदिनी से बात करता हूँ। तब तक कार्तिक फ़ोन रखकर पलटा ही था कि नंदिनी उसके पीछे ही खड़ी थी। कार्तिक अपने आप को डाँटते हुए बोला, अब भी ये भी सुन लिया होगा इसने, भगवान जितना चीज़ों को सँभालना होता है, उतना ही क्यों ख़राब कर रहे हैं आप? अच्छा, अभी-अभी कोई मुझे इस बात की नसीहत दे रहा था कि चलो नई शुरुआत करते हैं और घर आते ही ये कहता है कि उस लड़की को इन सब में इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? हे नंदिनी, नहीं प्लीज़ इन सब बातों को लेकर मत बैठो। बिल्कुल, मैं तो बैठने को तैयार ही नहीं हूँ। मैं तो कह रही हूँ, डिवोर्स पेपर को क्यों फाड़ा? अभी होता तो कितना आसान होता, आप भी साइन कर देते। मेरे तो साइन थे ही उसके ऊपर, फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे किसी चीज़ में इन्वॉल्व करने की। नंदिनी इस बात से नाराज़ थी कि कार्तिक उसे अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। नंदिनी की नज़र में इसका मतलब यही था कि कार्तिक उसे बाहरी इंसान समझता था। कार्तिक आगे गया, नंदिनी के कंधों पर अपने हाथ को रखते हुए बोला, नंदिनी, मैं तुम्हें इन सब में इसलिए नहीं इन्वॉल्व करना चाहता क्योंकि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम है, बल्कि कारण ये है कि मैं नहीं चाहता कि तुम इन सब झमेलों में पड़ो और परेशान हो। अच्छा, इसका मतलब जब मेरी लाइफ में परेशानी आएगी तब मैं आपको ना बताऊं? आप यही कहना चाहते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी की हर परेशानी में मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मैंने कहा ना कि मैं मौका दूंगा अपने इस रिश्ते को। अच्छा, यानी आप मेरी सभी परेशानियों में मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको अपनी परेशानियों में इन्वॉल्व करूँ, लेकिन आप मुझे अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। वाह मिस्टर कपूर, आपकी थिंकिंग गज़ब की है और इस थिंकिंग के साथ आप इस कमरे में रहिए, मैं दूसरे कमरे में अपने बच्चों के साथ रहूँगी। नंदिनी आगे बढ़कर अपना नाइट सूट लेकर बाथरूम की ओर जाने लगी। कार्तिक उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, वो कुछ कहता तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। कार्तिक और नंदिनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर कार्तिक ने नंदिनी के हाथों को छोड़ दिया। नंदिनी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने प्रीति थी। उसके हाथ में कुछ सामान था। वो सामान नंदिनी को देते हुए बोली, कल तुम्हारी रसोई की रस्म पूरी होगी। तुम्हारा हाथ जल गया था ना, इसलिए हमने रस्म नहीं किया था। पर अब कल अच्छा मुहूर्त है, कल रस्म कर लो। ये तुम्हारे कपड़े हैं, यही पहनना। सुबह पूजा करके पहली रसोई तुम्हारी होगी। नंदिनी मुस्कुराकर प्रीति के हाथ से थैली ले लेती है। प्रीति पीछे कार्तिक की ओर देखती है और उसके उस मूड को देखकर प्रीति समझ चुकी थी कि शायद वो नंदिनी से कुछ बात कर रहा था और प्रीति बीच में आ गई है। प्रीति ने जीभ दिखाकर कार्तिक को चिढ़ाते हुए कहा, इस सड़ी सी शक्ल बनाकर बीवी से बात करते हुए तुझे अजीब नहीं लगता? कार्तिक प्रीति की बात सुनते हुए उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। प्रीति झट से वहां से भाग गई। नंदिनी मुस्कुराकर प्रीति को इस तरह भागते देखती रह गई। कार्तिक दरवाजे को बंद करता है। नंदिनी उस थैली को ड्रेसिंग टेबल के पास रखकर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर में वो चेंज करके अंदर से बाहर आई। अपने फेवरेट येलो मिक्की माउस वाली शर्ट और टी-शर्ट पहने अपने आप को काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील कर रही थी। नंदिनी सुनो तो, कार्तिक फिर से मनाने की कोशिश करते हुए बोला। नंदिनी इतनी आसानी से तो कार्तिक को नहीं माफ़ करना चाहती थी। मिस्टर कपूर, मैं आपकी किसी भी बातों में नहीं आने वाली। ठीक है, मैं कल तुम्हें अपनी वकील के पास लेकर चलूँगा। जो बातें हैं तुम्हारे सामने होंगी। यही नहीं, मैं अपने सभी डिसीज़न में तुम्हें इन्वॉल्व करूँगा। अब तुम मुस्कुरा दो और बातें करो। नंदिनी अभी उसे देखकर नहीं मुस्कुरा रही थी। बात करना तो बहुत दूर की बात है। सच कहूँ, जल गया था मैं उस लड़की के साथ तुम्हारी तस्वीर को देखकर। प्रीति ने जब उन वीडियो को भेजी और तुम्हें उसके साथ डांस करते हुए देखा, बता नहीं सकता, ऐसे लगा मानो जैसे कोई छीन रहा है तुम्हें मुझसे। ओह रियली, छीन रहा था? आप डिवोर्स पेपर लेकर आए थे, इसका मतलब समझते हैं? आप खुद दे रहे थे मुझे किसी और को और आप छोड़ रहे थे ताकि मैं, अगर मेरा कोई बॉयफ्रेंड है तो उसके पास चली जाऊँ। तो उसे छीनना नहीं कहते, उसे दान देना कहते हैं। कार्तिक अपनी आँखों को बंद करके फिर से अपने गुस्से को कंट्रोल करता है। ज़िंदगी में पहली बार किसी को मनाने की कोशिश कर रहा था। आज तक उसने अपने घर में अपने दोस्तों को, किसी को भी इतना नहीं मनाया था। प्रीति के साथ उसकी दोस्ती में जाने कई बार झगड़े हुए होंगे, पर उन्होंने एक दूसरे को मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। नंदिनी देखो, ऐसा नहीं है, मुझे लगा तुम किसी और को चाहती हो और मैं तुम दोनों के बीच में आ गया हूँ। मिस्टर कपूर इतने बेवकूफ़ नहीं है ना कि ना समझ आए कि एक लड़की आपसे खुद आगे बढ़कर कह रही है कि आपके साथ रहना चाहती है। ठीक है, मैं नहीं समझ पाया ये बात, एक बार भी मेरे पल्ले ये नहीं पड़ा कि तुम कई बार मुझे कह चुकी हो कि तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो, और फिर भी मैं नहीं समझ पाया कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और होता तो तुम मेरे साथ क्यों रहती।
इसका मतलब जानते हैं आप क्या होता है? हाँ, यही कि मैं बहुत भोला हूँ। नंदिनी मुस्कुराई और फिर कार्तिक से बोली, भोला नहीं बेवकूफ़, मूर्ख फूल हैं आप। अपने लिए बेवकूफ़, मूर्ख फूल ये सब सुनते ही कार्तिक हैरानी से नंदिनी की ओर देखने लगा। ये पहली लड़की थी जो उसे उसके मुँह पर बेवकूफ़, मूर्ख ये सब कह रही थी। देखिए मिस्टर कपूर, मैं फ़िलहाल अपने बॉयफ्रेंड अर्पित के ख़्यालों में खोने के लिए जा रही हूँ। सो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। उसने तकिया को ज़ोर से सोफ़े के ऊपर फेंका और उस पर धड़ाम से गिरते हुए लेट गई। कार्तिक हैरानी से उसकी तरफ देखता रह गया। फिर उसने पलट कर उस थैली की तरफ देखा जो कि इस वक्त ड्रेसिंग टेबल के पास रखा हुआ था। लाल और हरे रंग की साड़ी रखी हुई थी, साथ ही श्रृंगार का सारा सामान था। उसमें कार्तिक मुस्कुराते हुए अपने आप से बोला, साड़ी मैडम को साड़ी तो पहनना तो आता नहीं है। चल कार्तिक, कल मनाने की कोशिश करेंगे। मैडम को साड़ी पहनाते हुए आज तो भी आराम से सो जा। सुबह-सुबह जब कार्तिक की नींद खुली तो उस वक़्त नंदिनी उसकी हथेली पर अपने चेहरे को रखकर सोई हुई थी। नंदिनी की बचपन वाली हरकत ही कार्तिक को नंदिनी के करीब लेकर आ रहे थे। वो अपने हाथों को खींचना चाहता था लेकिन नंदिनी बहुत ही चैन से उसकी हथेली पर अपने चेहरे को टिकाई हुई थी। कार्तिक अपने दूसरे हाथ से उसके गाल को पकड़कर थोड़ा-सा खींचता है। नंदिनी कसमसाते हुए दूसरी तरफ करवट ले लेती है। कार्तिक उठा, एक नज़र नंदिनी को देखा जो कि अब तक करवट लेकर दूसरी तरफ सो चुकी थी। फिर पलटकर ड्रेसिंग टेबल पर रखे हुए उस साड़ी की थैली को वो ये सोचकर खुश हो रहा था कि नंदिनी को तो साड़ी पहनना आता नहीं है और फिर जिस तरह उसने पहले भी उसे साड़ी पहनाई थी, ठीक उसी तरह से आज भी उसे साड़ी पहनाएगा और उसे परेशान करके फिर से उसे मना लेगा। यही सोच वो अपना एक्सरसाइज़ करने चला जाता है। फिर जिम में उसका मन नहीं लग रहा था। वो बार-बार घड़ी की ओर देख रहा था क्योंकि उसे जल्दी से नंदिनी के पास पहुँचना था। जैसे-तैसे उसने आधे घंटे के अंदर अपना एक्सरसाइज़ कंप्लीट किया और अपने कमरे की ओर आया। कार्तिक के बेडरूम से होकर ही उसकी जिम का रास्ता जाता था। उसे अपने बेडरूम से बाहर नहीं जाना पड़ता था। जिम के लिए वो जिम और बेडरूम के दरवाज़े तक आया तो उसके कदम मानो जैसे रुक से गए। वो हैरानी से अपने कमरे में देख रहा था जहाँ इस वक्त अपने दोनों हाथों को फैलाए नंदिनी खड़ी थी। रेड कलर का पेटीकोट और रेड कलर का ब्लाउज, मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो टाइटैनिक मूवी सीन को पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रही हो। अपने एक्सरसाइज से बहते हुए पसीने को अपने हाथ की टॉवल से पोंछते हुए बहुत ही इंटेंस नज़रों के साथ नंदिनी को देखता है। लेकिन कार्तिक की हैरानी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि इस वक्त जो सपने वो देखकर यहाँ पर आया था वो चिकनाचूर हो गया था, क्योंकि जो साड़ी उससे बांधनी थी वो साड़ी अभी प्रीति के हाथ में था और प्रीति साड़ी का एक सिरा लेकर अब तक नंदिनी के कमर में खोस चुकी थी। कार्तिक को प्रीति पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि जाकर अभी प्रीति को पीट दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था वरना उसका भाई उसे नहीं छोड़ता। वो वापस अपने जिम की ओर चला जाता है। वो अपने एक्सरसाइज को आधा ही कंप्लीट करके आया था और उसे पता था कि अब उसका अपने बेडरूम में जाकर कोई मतलब नहीं है। अपने बचे हुए एक्सरसाइज को कंप्लीट करके जब वो अपने कमरे में आया तो बस उस वक्त नंदिनी अपने हाथों में चूड़ी पहन रही थी। वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। प्रीति उसे साड़ी पहनाकर चली गई थी। आईने से ही एक नज़र कार्तिक ने नंदिनी को देखा। पूरे साज श्रृंगार, सिंदूर, मंगलसूत्र, बिंदी सबसे तैयार नंदिनी बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर पहले तक जो उसके अंदर नाराज़गी थी नंदिनी को इस तरह देखकर वो दूर हो चुकी थी। उसने 2 कदम नंदिनी की ओर बढ़ाया ही था कि नंदिनी कार्तिक को गुस्से में देखकर कमरे से बाहर की ओर जाने लगी। नंदिनी, ये क्या है? कार्तिक नंदिनी को आवाज़ देते हुए कहता है। नंदिनी पलटी, अपने दोनों हाथ बाँध कर कार्तिक से बोली, क्या हुआ? अब क्या कर दिया मैंने? नहीं, तुम तो कुछ करती ही नहीं हो ना। तुम तो बहुत भोली-भाली हो। कार्तिक ने नंदिनी को ताना मारा। हाँ, मैं जानती हूँ मैं बहुत भोली-भाली हूँ, पर मैं समझदार हूँ। वैसे नहीं जैसे दुनिया के बाकी लोग हैं, जो कहने को तो समझदार है लेकिन अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ है। नंदिनी, छोड़ूँगा नहीं मैं तुम्हें, कहकर कार्तिक अपने हाथ में पड़े टॉवल को ज़मीन पर पटका और नंदिनी की ओर भागता है। लेकिन तब तक अपनी फुर्ती दिखाकर नंदिनी अपनी साड़ी को संभालते हुए कमरे के बाहर भाग चुकी थी। कार्तिक जानता था इसके आगे वो गया फिर उसकी बेइज्जती होनी है, इसीलिए चुपचाप अपने कमरे में आ गया। प्रीति और रिंकी दोनों मिलकर नंदिनी की रसोई में मदद करने में लगी थी। खाना वो हमेशा से बनाना जानती थी। उसकी माँ नहीं थी, पापा भी काम किया करते थे तो इसलिए उसने बहुत कम उम्र में किचन में कदम रख दिया था। पर गड़बड़ यही हो जाती थी कि कभी सब्ज़ी काटते वक़्त उसके हाथ कट जाते तो कभी कढ़ाई से उसके हाथ जल जाता। आज वो पूरी एहतियात से अपने काम को पूरा कर रही थी और सब कुछ करने के बाद उसने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, मैंने सब कुछ बना लिया है, मुझे कुछ हुआ भी नहीं। प्रीति उसकी बात पर मुस्कुरा दी। तभी सीता देवी की आवाज़ आई, नंदिनी, जो तुमने बनाया है पहले भगवान को भोग लगाने के लिए निकाल लेना। जी मम्मी जी, बोलकर नंदिनी ने जैसे ही हलवे की कढ़ाई से ढक्कन को हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, कढ़ाई के हैंडल से उसका हाथ लग गया और वो ज़ोर से चीख पड़ी।
प्रीति झट से उसके पास दौड़ कर आती है। कढ़ाई का हैंडल उसके हाथों से चिपक गया था, जिसके कारण उसकी गोरी कलाई पर जलने का निशान तुरंत ही उभर आया था। प्रीति नंदिनी की ओर देखकर बोली, बिना गड़बड़ किए काम नहीं किया है। तुम कह रही थी ना कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, लो हो गया अब। कहकर नंदिनी और प्रीति दोनों ही हंस पड़े। प्रीति जलने पर लगाने वाली क्रीम लेकर आती है और नंदिनी के हाथों पर लगा देती है। अब तक नंदिनी ने भगवान के लिए भोग लगाने के लिए निकाल चुकी थी। उसने जाकर पूजा घर में उसको चढ़ा दिया। सभी नाश्ते की टेबल तक पहुंच चुके थे। कार्तिक भी आकर कुर्सी खींचकर बैठा तो नाश्ते की खुशबू से उसे याद आया कि आज नंदिनी खाना बनाने वाली थी। सीता देवी नंदिनी से कहती है कि कार्तिक का खाना निकाल दे। नंदिनी प्लेट में सर्व करती है और जैसे उसने चम्मच लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसके हाथ में उस जले हुए निशान और उस पर लगे हुए उस मलहम को देखकर कार्तिक उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, ये क्या हुआ? नंदिनी अपने हाथ को छुड़ाकर हलवा प्लेट में डालते हुए बोली, कुछ नहीं, थोड़ा सा लग गया। अचानक से कार्तिक के दिमाग में रघुवीर जी की बात याद आई। शादी के अगले दिन जब आए थे तो उन्होंने कहा था, मेरी बेटी खाना ऐसा बनाती है कि आपके मुंह से उसका स्वाद नहीं जाएगा। पर कभी इसका हाथ जल जाता है तो कभी कट जाता है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हें किचन में जाते ही चोट लग जाती है तो तुम प्रीति या रिंकी से कह नहीं सकती थी तुम्हारे साथ रहने के लिए? कहते हुए कार्तिक ने एक नज़र प्रीति और फिर रिंकी की तरफ डाला। रिंकी के अंदर तो कार्तिक का डर इतना था कि कार्तिक की नज़र जैसी रिंकी की तरफ पड़ी, रिंकी अरविंद के पीछे जाकर छिप गई। प्रीति कार्तिक को अपनी तरफ देखता पाकर कहती है, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बीवी के हाथ पकड़ कर मैंने कढ़ाई से चिपका दिया? कार्तिक फिर से घूरकर प्रीति की तरफ देखने लगता है। सत्यम तो इन दोनों के बीच में कभी बोलने का सोच भी नहीं सकता था, इसलिए बेचारा चुपचाप इन दोनों को देख रहा था। हाँ, चिपका दिया मैंने। वो खाना बना रही थी, मैंने उसका हाथ पकड़ा और कढ़ाई के हैंडल पे ले जाकर चिपका दिया। जेठानी हूँ, वो भी क्रूवल वाली। प्रीति मुंह बनाते हुए बोली। नंदिनी एक बार कार्तिक को और फिर प्रीति को देखती है। उसे इन दोनों के ऊपर बहुत हंसी आ रही थी। इतना तो वो और अर्पित भी नहीं लड़ते थे जितना ये दोनों लड़ते थे। राम जी थोड़ी तेज आवाज में बोले, नाश्ता करो। प्रीति सत्यम के लिए नाश्ता निकालो। उनकी आवाज़ सुनकर सभी अपने काम में लग गए। आज अपने ऑफिस जाकर कार्तिक अपने कैबिन में जाने के बाद सबसे पहला काम उस फाइल को ढूंढ कर पढ़ने का करता है जो नंदिनी के बारे में उसकी आदमी ने ला कर दिया था। एक एक पन्ने को देखने लगा। अर्पित के साथ उनकी तस्वीरों को देखकर उसने उन तस्वीरों को साइड किया और अगला पन्ना देखा जो उसने पिछली बार पढ़ने से पहले इस फाइल को बंद करके रख चुका था। अगले पन्ने पर साफ साफ लिखा हुआ था कि अर्पित उसकी मामा का छोटा बेटा है, जो कि न सिर्फ लाडला भाई है बल्कि उसके स्कूल की क्लास में पढ़ने वाला उसकी क्लासमेट भी रहा है। पूरी फाइल को आज उसने ध्यान से पढ़ा। नंदिनी की पसंद नापसंद सब कुछ उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके पास कितनी सारी बातें होती नंदिनी के साथ करने की। और झुनझुनवाला कॉलेज के फंक्शन में गया था तो उसे अभी भी याद है उस लड़की का उटपटांग सा सवाल। अगर उसने इस फाइल को पढ़ा होता तो उसे पता होता कि नंदिनी इस कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसने फाइल को बंद किया, उन तस्वीरों को फिर से उस फाइल में लगाकर अपने ड्रॉर में रख दिया। फिलहाल दो बातें उसके दिमाग में चल रही थी। पहला नंदिनी को मनाना और दूसरा अपने बच्चों की कस्टडी के लिए जो उसकी हियरिंग थी उसके लिए अपने गुस्से को शांत रखना। अपने बच्चों की कस्टडी के लिए कार्तिक हर तरह से योग्य था। बस जो चीज़ उसके खिलाफ जाती थी वो था उसका शॉर्ट टेम्पर और गुस्सैल होना। ये तो ऐसी कमी थी जो न सिर्फ बिज़नेस वर्ल्ड में बल्कि उसके आस-पास के सारे लोग जानते थे। और वो ये भी जानता है कि इसी को मोहरा बनाकर रंभा बच्चों की कस्टडी उससे लेना चाहेगी। नंदिनी को आज वकील से मिलना था। कार्तिक ने उसे उसी होटल का एड्रेस देकर वहाँ बुलाया था। उस होटल में जब नंदिनी पहुंची तो कार्तिक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। कार से निकलते ही कार्तिक नंदिनी बच्चों की कस्टडी उसे लेना चाहेगी। नंदिनी को आज वकील से मिलना था। कार्तिक ने उसे किसी होटल का एड्रेस देकर वहाँ बुलाया था। उस होटल में जब नंदिनी पहुंची तो कार्तिक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। कार से निकलते ही कार्तिक नंदिनी की तरफ आया तो नंदिनी मुंह बनाकर आगे आगे चलने लगी। कार्तिक उसके पीछे चलते हुए बोला, नंदिनी मैं पहले भी कह चुका हूँ, इतना एटीट्यूड मैं बर्दाश्त नहीं करता। तुम्हारा है इसीलिए सह रहा हूँ, क्योंकि गलती की है मैंने। अपनी गलती का पछतावा ना हो, इतना बुरा इंसान नहीं हूँ मैं। ये देखो टपक रहा है। कहते हुए नंदिनी ने कार्तिक के चेहरे की तरफ इशारा किया। कार्तिक अपने चेहरे पर दोनों हाथ साफ करते हुए बोला, क्या? नंदिनी मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखकर अपने चेहरे को उसके नज़दीक ले जाते हुए बोली, घमंड, आपका घमंड आपकी बातों से टपक रहा है। नंदिनी की बात सुनते ही कार्तिक मानो अंदर ही अंदर गुस्से से उबल पड़ा। उसका मन किया कि अभी नंदिनी को यहाँ पर दौड़ा दौड़ा कर मारे, लेकिन गुस्से में बस कार्तिक इतना ही बोल पाया, नंदिनी तुम सच में बच्ची हो, यू आर वेरी इरिटेटिंग। नंदिनी अपने दोनों हाथों को बांध कर उसके सामने खड़े होकर बोली, इस इरिटेटिंग को पूरी जिंदगी आपको झेलना पड़ेगा। कार्तिक उसे देख रहा था और नंदिनी कार्तिक को देख रही थी। आ गए तुम दोनों? एक अनजानी आवाज़ आई। दोनों एक साथ आवाज़ की दिशा में पलटते हैं।
सामने काले रंग के कोट पैंट में कार्तिक की उम्र का एक आदमी खड़ा था। वो नजदीक आया। कार्तिक के गले मिलकर वो नंदिनी की ओर देखकर हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय, मेरा नाम मनीष है। मैं कार्तिक का दोस्त हूँ और उसका वकील भी। नंदिनी मुस्कुराकर उसे हाथ मिलाती है। तो कार्तिक ने तुम्हें बताया इसके इसके बारे में? मनीष ने कहा। नंदिनी एक बार कार्तिक के चेहरे को अच्छी तरह से देखती और फिर मनीष को कहती है, आपको पता ही है आपके दोस्त कितनी बातें करते हैं। मनीष मुस्कुराते हुए बोला, यानी मुझे सब बताना पड़ेगा? मनीष भी कार्तिक की तरफ देखते हुए बोला, जी हाँ बिल्कुल। क्यों जी, सही कहा ना मैंने? नंदिनी अपनी बत्तीसी दिखाकर हंसते हुए बोली। मनीष आगे की तरफ हाथ दिखाता है तो नंदिनी उसके साथ चलने लगती है। मनीष नंदिनी को केस के बारे में हर एक डिटेल्स बताते हुए अंदर की तरफ जा रहा था और कार्तिक उन दोनों के पीछे ऐसे चल रहा था मानो जैसे वो दोनों के लिए अजनबी हो। अपने कमरे में आकर तीनों आमने सामने कुर्सी पर बैठ जाते हैं। टेबल पर फाइल को रखकर मनीष केस के बारे में और बहुत सारी जानकारी नंदिनी को बताता है। नंदिनी हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। कार्तिक उसके इंटरेस्ट को नोटिस कर सकता था। कार्तिक देख सकता था कि नंदिनी बच्चों की कस्टडी के लिए सच में इंटरेस्टेड थी, क्योंकि कार्तिक को ये सारी बातें पहले ही पता थी। वो चुपचाप बैठे हुए उन दोनों की बातों को सुन रहा था, छोटी बड़ी हर जानकारी। नंदिनी को कुछ घंटे में ही मनीष ने बता दी, ताकि कल को अगर कोर्ट में कभी कुछ पूछा जाए, कोई बात हो, तो नंदिनी उन सब चीज़ों से अनजान ना रहे और उनका केस कमज़ोर ना हो। मनीष से बात करते करते ही नंदिनी अपने मोबाइल पर कुछ मैसेज भी सेंड कर रही थी। कार्तिक देख सकता था। कुछ बातें सुनने के बाद नंदिनी एक मैसेज टाइप करके किसी को भेज देती और फिर अगली बात को ध्यान से सुनने लगती। तकरीबन 2 से 3 घंटे चले इस मीटिंग के बाद नंदिनी होटल रूम से बाहर निकली तो कार्तिक उसे घर छोड़ने की बात करता है। तभी मनीष आगे आते हुए बोला, तू कहाँ जाएगा? तू एक काम कर, ऑफिस चला जा। मैं नंदिनी को घर छोड़ देता हूँ, ठीक है? नंदिनी मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन को हिला देती है। कार्तिक नंदिनी को कार में जाकर बैठने के लिए कहता है। नंदिनी कार की ओर बढ़ती है। मनीष उसके पीछे जाता है। उससे पहले ही कार्तिक मनीष की शॉर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, ये नंदिनी नंदिनी क्या लगा के रखा है? भाभी है तेरी भाभी। नंदिनी भाभी बोल। यार बहुत छोटी है, कैसा लगेगा उसे भाभी कहूँगा तो? वो बेचारी भी एम्बेरस हो जाएगी, कहकर अपने शॉर्ट को छुड़ाता है कि कार्तिक फिर से उसके शॉर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, बीबी है मेरी तो मेरी बीवी तेरी भाभी होगी ना? और नहीं तो दीदी बोल दे, वो भी चलेगा। तुझे जलन हो रही है मुझसे? कार्तिक उसके शॉर्ट को छोड़कर 2 कदम पीछे जाते हुए बोला, जलन? मुझे? कार्तिक कपूर किसी से नहीं जलता। मनीष मुस्कुराते हुए बोला, मैं भी यही समझ रहा था आज तक कि कार्तिक कपूर किसी से नहीं जलता, लेकिन आज मैंने ये क्या देख लिया। मनीष एक्टिंग करते हुए अपने कानों पर हाथ रखकर ऊपर देखकर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, हे ऊपर वाले, ये आज मैंने क्या देख लिया? कार्तिक कपूर मुझसे जल रहा है। मनीष पलटकर गाड़ी की ओर देखता है और फिर कार्तिक की ओर। नंदिनी, नो नो नंदिनी भाभी मेरा इंतजार कर रहे, कहकर मनीष जैसे ही गाड़ी की ओर जा रहा था, कार्तिक उसके कोट को पीछे से पकड़कर दूसरी गाड़ी की तरफ इशारा करते बोला, तू उससे जाएगा, मैं इससे, लेकिन वो मेरी गाड़ी है, उससे मैं जाऊंगा। ड्राइवर के साथ तेरी गाड़ी भेजकर अपनी गाड़ी मंगवा लूंगा, कहकर मनीष की कार में जाकर बैठ गया। नंदिनी पहले से कार में बैठी कार्तिक को अंदर आकर बैठा देख नंदिनी हैरान होती है। मनीष जी, मेरा मतलब मनीष जी कहाँ है? कार्तिक कार के दरवाजे को बंद करता है। नंदिनी से कहता है, तुमसे उम्र में 15 साल तो बड़ा होगा, तो अगर तुम उसका नाम ना लो तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा? तुम उसे भैया बुला सकती हो, वो मुझसे 15 साल बड़े होंगे। नंदिनी हैरान होकर अपनी आंखें बड़ी करके बोली। कार्तिक बिना कुछ बोले हाँ में गर्दन हिला देता है और ड्राइवर से चलने के लिए कहता है, लेकिन मेरा तो कोई भी भाई मुझसे 15 साल बड़ा नहीं है, बस 2 साल, 4 साल, 5 साल बस। नंदिनी अपने में ही खोई खोई अपने बालों को खुजलाते हुए कहती है। कार्तिक डैशबोर्ड पर रखे हुए पानी की बोतल को लेकर खोलता है और पानी पीने लगता है। नंदिनी सीट पर कार्तिक की तरफ मुड़ते हुए बोली, मैं उन्हें अंकल बोल दूं? कार्तिक जो अभी पानी पी रहा था, उसके मुंह से पानी का फव्वारा निकल गया और वो बुरी तरह से खांसने लगा। नंदिनी सीट पर जाकर उसकी पीठ को धीरे धीरे सहलाने लगी। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि कार्तिक को आराम मिले। कार्तिक ने नंदिनी की तरफ देखा। कार्तिक की आंखें लाल हो गई थी और उसका चेहरा भी लाल हो चुका था। कार्तिक अपने हाथों से इशारा करके उसे बैठने के लिए कहता है तो नंदिनी छोटा मुंह बनाकर कहती है, अब आप ठीक है ना? ऐसे कैसे आप पानी पी रहे थे कि इतनी बुरी तरह से सराक गया? कार्तिक बोतल को बंद करके कार की सीट पर फेंकते हुए कहता है, नंदिनी, अपने हस्बैंड के दोस्त को अंकल कौन कहता है? नंदिनी बोली, आप ही ने तो कहा। वो मुझसे 15 साल बड़े होंगे, तो 15 साल बड़े तो मेरा कोई भी भाई नहीं है। कार्तिक को ये कहते कहते नंदिनी की आवाज़ ऐसे निकल रही थी मानो जैसे वो अब रो ही देगी। कार्तिक खिड़की के बाहर देख रहा था। उसे खुद पर हंसी आ रही थी। उसकी बीवी उसकी स्कूल फ्रेंड को अंकल कहने की सोच रही है, मतलब उसको क्या कहेगी? और अचानक हैरानी से वो नंदिनी की तरफ देखने लगा। वो सिर्फ 13 साल बड़ा है तुमसे। कार्तिक ने 15 साल से 13 साल ऐसे कहा मानो जैसे 2 साल कम ना कर रहा हो, बल्कि 10 साल कम बता रहा हो।
नंदिनी समझी तो कुछ नहीं, बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कार्तिक से बोली, तो अब क्या करना है, भैया कहना है या अंकल? भैया, कार्तिक जोर से गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। उसे मनीष भैया कहना है, ठीक है? नंदिनी ने बहुत ही भोलेपन से कहा। हाँ, ठीक है, और अपने मोबाइल में लग गई। कार्तिक कभी खिड़की के बाहर देखता तो कभी नंदिनी को देखता। अभी कुछ देर पहले उसकी और नंदिनी की बात पर अब उसे खुद भी हँसी आ रही थी। अब इसमें नंदिनी की क्या गलती है अगर उन दोनों की एज में 13 साल का डिफ़रेंस है। पता नहीं क्यों कार्तिक को नंदिनी को मोबाइल में बिज़ी रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो उससे बात करना चाहता था। वो नंदिनी की तरफ पलट कर उसके हाथ से मोबाइल लेकर अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें अंकल नज़र आता हूँ? कार्तिक की बात खत्म नहीं हुई कि नंदिनी झट से बोली, आप उस मनीष भैया जैसे थोड़ी ना दिखते हो, आप तो एकदम हीरो जैसे लग रहे हो। नंदिनी के मुँह से अपनी तारीफ़ सुनते ही कार्तिक तो मानो जैसे फूल कर गदगद हो गया था। लेकिन अगले ही पल उसका होश और दिमाग दोनों गुम हो गया, क्योंकि नंदिनी ने कहा, आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। कार्तिक को अपने पूछे हुए सवाल पर पछतावा हो गया। वो कैसे भूल गया कि नंदिनी अभी भी उससे चिढ़ी हुई है। वो जो भी पूछेगा उसे उसका उल्टा जवाब ही मिलेगा। नंदिनी पर अब रुकने के मूड में नहीं थी। वो फिर से बोली, आपका डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत ही अच्छा है। आपको देखकर लगता है कि आप बूढ़े हो गए। उसने बहुत अच्छी तरह से आपके फेस को मेंटेन किया है। नंदिनी, ये ओरिजिनल हो। मैंने प्लास्टिक सर्जरी तो दूर की बात है, आज तक एक छोटी-सी सर्जरी भी नहीं हुई है मेरी। पूरे बॉडी पर कहते हुए उसने अपने सर से लेकर पैर तक 2 बार अपनी उँगलियों को हिलाया। नंदिनी अपना आईब्रो ऊपर करके अपनी आँखों को मटकाते हुए बोली, वाह मिस्टर कपूर! आपने अपने आप को कितना अच्छा मेंटेन किया है। कार्तिक ने एक बटन प्रेस किया तो कार के बीच में एक पार्टीशन हो गया, जिससे ड्राइवर और कार्तिक के बीच में एक पर्दा आ गया। कार्तिक नंदिनी को पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपने नज़दीक लाते बोला, जो तुम करने की कोशिश कर रही हो ना, अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। चिढ़ा रही हो ना मुझे, एक बार बस मुझे घर पहुँचने दो, फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? बिल्कुल नहीं नंदिनी, कार्तिक कपूर, तुम तो मुझे जानती हो ना, कार्तिक कपूर कभी धमकी नहीं देता। नंदिनी बिना कुछ बोले अपनी जगह पर जाना चाहती थी, लेकिन कार्तिक उसे थोड़ा-सा और करीब खींचते बोला, बाय द वे, झुनझुनवाला कॉलेज का प्रोग्राम मुझे याद आ गया। तो तुमने मुझसे सवाल पूछा था, राइट? नंदिनी अपना सर झुकाकर फिर गर्दन ऊपर करती है और कार्तिक की तरफ देखकर कहती है, तो क्या हुआ? तुमने मुझे डेट के लिए पूछा था ना? तो ठीक है, मैं करूँगा तुम्हें डेट। हाँ, तो वो तो मैं तब पूछी थी जब मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था। कार्तिक ने अपनी आँख छोटी की, अपने चेहरे को थोड़ा तिरछा करके पूछा, मतलब जानती नहीं थी का मतलब? मतलब उस वक़्त मुझे सिर्फ़ लगता था कि कार्तिक कपूर एक थोड़ा-सा घमंडी, गुस्सैल, एरोगेंट, रूड, बदतमीज़, बस कार्तिक नंदिनी को फिर से अपनी सीट पर बिठाकर उसके होंठ पर अपनी उँगली रखते हुए बोला, बस इतनी तारीफ़ काफ़ी है मेरी, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अब तक घर आ चुका था। कार्तिक कार का दरवाज़ा खोलकर नंदिनी को अंदर गेट तक छोड़ता है। आप नहीं आएँगे? नहीं, ऑफ़िस में कुछ काम है, उसे निपटा कर शाम को ही आऊँगा। तुम रेस्ट कर लेना थोड़ी देर, कहकर कार्तिक बिना नंदिनी की ओर देखे चला गया। कार्तिक के जाते ही नंदिनी के चेहरे पर एक बड़ी-सी मुस्कुराहट आ गई। वो घर की तरफ जा ही रही थी कि उसे फिर से कार्तिक की आवाज़ सुनाई दी, तुम्हारा फ़ोन। नंदिनी को याद आया कार्तिक ने उसका फ़ोन कार में ही रख दिया था। फ़ोन लेने के लिए कार्तिक की ओर गई। दोनों इस वक्त अपने घर की तरफ जाने वाले रास्ते पर थे। अपना फ़ोन देखकर जैसे ही नंदिनी ने अपना हाथ बढ़ाया, कार्तिक फ़ोन ऊपर कर देता है। नंदिनी अपने हाथ ऊपर बढ़ा देती है, लेकिन वो फ़ोन ले नहीं पा रही थी। कार्तिक ने अपने हाथ को राइट की तरफ घुमा दिया। वो राइट की तरफ जाती, कार्तिक लेफ्ट हैंड की तरफ मोबाइल कर देता। वो लेफ्ट आती तो राइट, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इस तरह अपना फ़ोन लेने की बार-बार कोशिश कर रही थी। लेकिन कार्तिक उसे अब उस फ़ोन को लेने के लिए अपने इशारों पर नचा रहा था। कार्तिक को ऐसा करते देख नंदिनी अपनी कमर पर दोनों हाथ रख के उसकी तरफ देखती है। कार्तिक मुस्कुरा रहा था। अरे पापा जी, नंदिनी पीछे देखते हुए बोली। कार्तिक झट से पीछे पलटता है। नंदिनी ने उसके हाथ से फ़ोन छीना और घर के अंदर भागते हुए बोली, ये हम कॉलेज में क्या करते हैं? आप जैसे बुड्ढों का काम नहीं है ये सब करना। कार्तिक गुस्से से अपने जबड़ों को कस कर रह गया। आज आने दो घर पर, दिखाता हूँ तुम्हें इस बुड्ढी हड्डियों की ताकत। डिनर हो जाने के बाद सीता देवी नंदिनी को अपने कमरे में बुलाती है। जब नंदिनी कमरे में गई तो दादी माँ और सीता देवी मौजूद थी। कुछ खास बात है क्या मम्मी जी? हाँ, कुछ खास है, बैठो, कहकर उन्होंने सोफे की तरफ इशारा किया। दादी माँ बोली, कल तुम पहली बार कार्तिक के साथ अदालत जाओगी, हनी और बनी की कस्टडी के लिए। तुम्हें और कार्तिक को एक खुशहाल दंपति के तौर पर अपने आप को दिखाना है, ताकि अदालत को इस बात का एहसास हो जाए कि हमारा हनी और बनी हमारे साथ खुश रहेंगे।
जी मैं जानती हूँ, सीता देवी बोली, मैं जानती हूँ तुम उन दोनों से बहुत प्यार करती हो, लेकिन ये बताना हमारा फ़र्ज़ है कि कल अगर तुमसे कुछ पूछा जाए या तुम्हें गुस्सा भी आए तो शांत रहना। कुछ ऐसा मत करना कि हमारे हनी और बनी की कस्टडी में हमें तकलीफ़ हो, क्योंकि कार्तिक का गुस्सा तो तुम जानती ही हो, उससे तो हम बात कर ही नहीं सकते। वो हम पे ही चिल्लाने लगेगा। नंदिनी उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। उनसे बात करके वो समझ सकती थी इन दोनों की मुश्किलों को। बचपन से पाल-पोस कर बड़ा किया और अचानक रंभा कर उनसे उनके पोते-पोती को छीनने की कोशिश कर रही थी। उनसे बात करके जब नंदिनी अपने कमरे में आई तो उसे कार्तिक नज़र नहीं आया। नंदिनी ये सोचकर खुश हो गई कि कार्तिक अभी कमरे में नहीं है तो जल्दी-जल्दी जाकर सो जाएगी, ताकि उसके बाद में कार्तिक आए तो उसे सोया हुआ समझकर परेशान ना करे। वो कार्तिक को बुड्ढा बुलाकर बार-बार चिढ़ा रही थी, तो नंदिनी को पता था कि कार्तिक चिढ़ा हुआ है। नंदिनी बिना चेंज किए अपने आप को ब्लैंकेट में पूरी तरह से छिपा के बस सो चुकी थी। कार्तिक इस वक्त स्टडी रूम में अपना कुछ काम कर रहा था। जब अंदर आया तो नंदिनी को बिस्तर पर सोते हुए देखा। अच्छा, इतनी जल्दी ये उल्लू जो 12 बजे रात तक जागता था, आज 10:30 बजे सो गया। कार्तिक ने थोड़ा ज़ोर से बोला था ताकि नंदिनी सुन सके। कुछ न कुछ जवाब दे, लेकिन नंदिनी क्योंकि जाग रही थी, लेकिन दबक कर सोई हुई थी। नंदिनी कुछ बोले बगैर अपनी आँखों को और कस के बंद कर लेती है। कार्तिक अपने हाथ में मौजूद फाइल को सोफे पर रख कर नंदिनी की ओर बढ़ा। उसने धीरे से ब्लैंकेट को हटाया। नंदिनी के चेहरे पर बालों ने पर्दा कर रखा था। उसने अपनी उँगलियों से उसके बालों को कान के पीछे किया और गौर से नंदिनी को देखने लगा। इस बात में कोई शक नहीं था कि नंदिनी बहुत खूबसूरत थी। कार्तिक उसके छोटे से नाक पर अपने उँगली से एक बार टैप करता है। बहुत सालों से कार्तिक एक मैच्योर लाइफ जी रहा था। नंदिनी का बचपन उसके अंदर एक नई एनर्जी देता था। उसे कहीं न कहीं नंदिनी का बचपना ही नंदिनी की ओर आकर्षित कर रहा था। नंदिनी के फड़फड़ाती पलकों को देखकर कार्तिक समझ चुका था कि नंदिनी जगी हुई है और सोने का नाटक कर रही है। उसे थोड़ा ज़ोर से नंदिनी को सुलाने के लिए कहा, "अरे! ये तो सो गई है, अच्छा ही है।" कार्तिक अपनी उँगलियों को उसके होठों पर रखकर बोला, "अब मैं इसे कितना भी किस करूँ, इसको पता नहीं चलेगा।" किस नंदिनी के कानों में मानो ये शब्द जैसे गूंजने लगे थे। अपनी ज़िंदगी का पहला किस इस तरह से तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। उसके लिए तो जाने कितने सारे सपने देख रखे थे। वो झट से दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई, जैसे नींद में करवट ले रही हो। नंदिनी इस वक्त पूरी तरह से पेट के बल सोई हुई थी। उसकी पीठ पर अपने शरीर का लगभग आधा भाग डल चुका था। नंदिनी से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कितनी देर तक इस तरह से दबी हुई रहेगी? कार्तिक कभी उसके गाल, उसके कान को अपनी उँगलियों से टच कर रहा था। कार्तिक की हर एक टच के साथ नंदिनी की पलकें फड़फड़ाती। ये 33 साल का बुढ़ा सच में एक बच्चे की तरह मुझे परेशान कर रहा था। नंदिनी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने झट से अपनी आँखें खोली और अपने चेहरे को घुमाकर कार्तिक को देखा। कार्तिक नंदिनी को हैरानी से देखते हुए बोला, "अरे! तुम तो जागी हो।" नंदिनी अपना पूरा ज़ोर लगाकर कार्तिक को धकेलते हुए बोली, "मैं तो आपको अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आप तो लड़कियों का फ़ायदा उठाते हो।" कार्तिक उसको पकड़कर अपने करीब लाते हुए बोला, "लड़कियों का नहीं, बीवी का। मैं तो तुम्हें बस दिखा रहा था कि मैं अभी कितना यंग हूँ और मेरे अंदर कितनी एनर्जी है। मिस्टर कपूर, आप बड़े वाले बेशर्म हो।" नंदिनी अपने हाथ को उन दोनों के बीच रखते बोली। जहाँ कार्तिक इस वक्त के चेहरे में खोया था, तो नंदिनी भी कार्तिक को देखकर अपने कान्हा जी को कई बार शुक्रिया कह चुकी थी। उसे जैसा पति चाहिए था, कार्तिक बिल्कुल वैसा था। दूसरे शब्दों में कहें तो नंदिनी तो पिघल चुकी थी, पर वो दिखाए कि वो अभी तो नाराज़ है। उसने झट से कार्तिक को बिस्तर पर ढकेला और घुटने के बल बिस्तर पर बैठते हुए बोली, "बुरा लगा ना आपको, जब मैंने आपसे कहा कि आप बूढ़े हो?" कार्तिक इस वक्त उठकर बेड रेस्ट से टिकते हुए कहा, कहता है तो बुरा नहीं लगेगा, जो मेरी बीवी मुझे बुड्ढा बोलेगी तो। 33 का हूँ, बूढ़ा नहीं हुआ। कार्तिक की आवाज़ से पता चल रहा था कि सच में नाराज़ है। तो क्या मुझे बुरा नहीं लगता जब मेरा पति मुझे बोलता रहता है कि मैं बच्ची हूँ और आप अपने आप को मुझे इतना बड़ा समझते हो, तो आप बुढ़े हुए ना? कार्तिक नंदिनी की बात को समझ रहा था। उसने सुलह करने के इरादे से कहा, "ठीक है, अब तुम मुझे बुढ़ा नहीं कहोगी। अगर आप मुझे बच्ची कहोगे तो मैं भी आपको बुढ़ा कहूँगी, ठीक है? मैं तुम्हें कभी बच्ची नहीं कहूँगा। तो हो गई हमारी दोस्ती।" कहकर कार्तिक ने हाथ आगे किया। नंदिनी अपनी आंखें छोटी करके उसके उस बढ़े हुए हाथ को देखकर कहती है, "ये किसने कहा आपसे कि मैं आपको माफ़ कर दी? आपको पता है इस वजह से आप मेरे भाई के एंगेजमेंट में नहीं आए। आप अपने उस दोस्त से हमारे लिए डिवोर्स पेपर तैयार करवाए और तो और आपने मुझे एक चीटिंग करने वाली बीवी समझा।"
नहीं नंदिनी, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। मैं अभी नाराज़ हूँ। नंदिनी झट से ब्लैंकेट लेकर अपनी आँखें बंद करके सो गई। कार्तिक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुमने मुझे बताया नहीं, तुम्हारे भाई के एंगेजमेंट में तुमने क्या किया? नंदिनी को पता था कार्तिक उसको मनाने की कोशिश कर रहा है और मान तो ऑलरेडी गई थी, लेकिन थोड़ा भाव खाना भी बनता था, इसीलिए वो करवट लेकर दूसरी तरफ घूमते बोली, आज मेरा मूड नहीं है कुछ बताने का, गुड नाइट। कार्तिक को एटीट्यूड दिखाकर नंदिनी सो चुकी थी, लेकिन पहली बार कार्तिक किसी का एटीट्यूड उठा रहा था। अगले दिन नंदिनी को अपने ऑफिस के कुछ काम को भी निपटाना था और दोपहर में उसे अदालत में पहुंचना था। सवेरे जल्दी उठकर उसने अपने ऑफिस वाले कपड़े में तैयार होने लगी। कार्तिक जिम से आया तो डार्क ब्राउन बिजनेस सूट पहने नंदिनी को देखकर वह हैरानी से बोला, इन कपड़ों में कहाँ जा रही हो? मिस्टर कपूर, मैं आज से अपने इंटर्नशिप स्टार्ट कर रही हूँ। नंदिनी, तुम्हें एक बार मुझसे पहले बात करनी चाहिए थी। मैंने मम्मी जी से पूछा था, पति मैं हूँ तुम्हारा, मुझे कहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। कार्तिक हाथ के टॉवल को ज़मीन पर पटकते हुए बोला, लेकिन मैं इंटर्नशिप आज से नहीं कर रही हूँ, ये मेरी पढ़ाई का हिस्सा है। बात यहाँ पर ये है कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी। कार्तिक फिर से गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। नंदिनी का मूड जैसे रोने का हो गया। हाँ ठीक है, उसे बताना चाहिए था, लेकिन वो नाराज़ थी कार्तिक से, तो इसलिए उसने नहीं बताया। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं बताया, उसने अपनी सास से तो बात कर ली थी इस बारे में। कार्तिक गुस्से से उसकी ओर देख रहा था। उसके लिए बर्दाश्त के बाहर था कि उसकी बीवी अपना ऑफिस ज्वाइन कर रही है और उसने उसे इन्फॉर्म करना भी ज़रूरी नहीं समझा। फ्रेंड्स, आपको स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर स्टोरी आपको पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपकी लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, मुझे आप सबसे एक रिक्वेस्ट करनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक चैनल का लिंक दिया है। फ्रेंड्स, ये एक बच्चे का चैनल है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि दी आप मेरे चैनल को प्रमोट कर दो प्लीज़। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करके प्रमोट कर रही हूँ। उसका चैनल बहुत मेहनत से बनाया गया है और उससे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ उसके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बिल्कुल फ्री प्रमोशन है। आपका एक सब्सक्राइब उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बन सकता है। थैंक यू सो मच।